नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित अवतार क्वेश्चन बैंक क्लास 12 भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2021 की तैयारी बिल्कुल फ्री, राष्ट्र हित में, देसी शुद्ध भाषा में कराया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देर किस बात की, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट या वीडियोज आए यूपी बोर्ड से संबंधित तो तुरंत आपके पास जा पहुँचे। चलिए, तो हम तैयार कराते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर आपका खंड का देख पा रहे हैं आप। यहाँ पर भौतिक विज्ञान से संबंधित फास्ट रिवीजन को, जो कि अवतार के अहम इंपॉर्टेंट हेडिंग्स के साथ ये स्टार्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट नंबर जो आपका चैप्टर है वो क्या है। चैप्टर का नाम तो वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत द्विध्रुव। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है वो आपका मुख्य रूप से यहाँ पर 3 हेडिंग्स से गुजरता है। ठीक है, और इसी के इर्द गिर्द आपका बोर्ड एग्जाम में लगभग क्वेश्चन बनना तय होता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक हेडिंग्स को, और जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल लगभग आने वाले हैं। इसको थोड़ा स्क्रीन बढ़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में किसी प्रकार का कोई असुविधा न हो सके। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट हेडिंग्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों। बस एक बार मेरे साथ फर्स्ट रिवीजन करते चलिए और देखते चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। बस अंत तक बने रहिए बस। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया है पहला नंबर हेडिंग्स मुख्य रूप से वैद्युत आवेश। ठीक, अब वैद्युत आवेश क्या है, ऐसे प्रश्न बन सकता है कि वैद्युत आवेश क्या है, किसे कहते हैं वैद्युत आवेश, राइट। तो इस स्थिति में आप बहुत ही सिंपली आप यहाँ पर डिफिनीशन देख पा रहे हैं कि दिया गया है। तो क्या बताएंगे, तो यहाँ पर दिया गया है, जो कि अवतार के अनुसार दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, कि आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह क्या करता है, वैद्युतम प्रभाव उत्पन्न करता है। समझ में आ रहा है ना, वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है या इसका अनुभव कराता है मेरे प्यारे बच्चों। बस तो यह बता देंगे कि वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युतम प्रभाव उत्पन्न करता है या इसका अनुभव कराता है, बस। अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर दिया गया है कि आवेश एक अदिश राशि है। मेरे प्यारे बच्चों, आवेश कैसी राशि है, तो आप बताएंगे अदिश राशि है। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, तो सीधा कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। बिल्कुल, इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कूलाम होता है। बिल्कुल याद रखना दिमाग में, क्या होता है, कूलाम होता है। तो आपसे पूछें कि फर्स्ट हेडिंग कंप्लीट हुआ कि नहीं, तो आप बस इतना ही बताएंगे कि आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युतम प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव कराता है। ठीक है, आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसका मात्रक बताइए, तो मात्रक आप बताएंगे, इसका मात्रक होता है कूलाम, राइट मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं जहाँ पर सेकंड, जहाँ पर जो दिया जा रहा है उसके तरफ। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, यानी आवेश अब कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट दिया गया है जहाँ पर धन आवेश, समझ रहे हैं, इसको प्लस क्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तथा दूसरा होता है आपका ऋण आवेश। ठीक है, ऋण आवेश को माइनस क्यू आवेश मतलब द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब चलते हैं हम आगे, जहाँ पर देखिए धनावेश और ऋणावेश से संबंधित कुछ फैक्ट दिया गया है, कुछ तथ्य दिया गया है जो आपको बहुत ही नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नोट पॉइंट दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश तथा प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। क्लियर, बात समझना बिल्कुल इंपॉर्टेंट। यानी आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश यानी कैसा आवेश होता है, तो ऋण आवेश होता है, तथा प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, तो धन आवेश होता है, राइट। बिल्कुल क्लियर, लग रहा है कि याद हो गया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर दिया रहा दूसरा नोट पॉइंट में, जहाँ पर कि धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। बस धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। यानी धनावेशित वस्तु जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं, प्रोटॉन की अधिकता होती है। अब यहाँ पर ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, राइट। जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है जिसमें उसे कहेंगे हम क्या, तो ऋणावेशित है। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे कहेंगे धनावेशित है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कह रहा है सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, तो प्रतिकर्षित करते हैं, तथा विजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को यहाँ पर क्या करते हैं, तो आकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर सजातीय है यानी प्लस प्लस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, तो प्रतिकर्षित करेंगे, और माइनस प्लस है तो एक दूसरे क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आकर्षित करेंगे। बिल्कुल क्लियर, हमें समझ में आ रहा है कि बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को चुपचाप आप अकेले मत देखिएगा, उन मेरे भाई बहनों के पास इसको शेयर कीजिएगा, ताकि मतलब जो पिछड़े इलाके से हैं और वो सब देख सके इस वीडियो को। ठीक है, और अपना लाभ ले सके। ठीक है, चलिए आप संकल्प कीजिए कि 4 या 5 जनों को जरूर इसको क्या करेंगे, शेयर कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम,
अब आगे जो बढ़ते हैं यहाँ पर आवेशन, आवेश शब्द से बनता है क्या मेरे प्यारे बच्चों, आवेशन। तो यहाँ पर आवेशन के बारे में बताया जा रहा है, चूंकि थोड़ा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। देखिए आवेशन, आवेशन क्या है, ये हेडिंग से आपका, ठीक है। तो आवेशन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण होता है, समझ में आ रहा ना। तो आपसे पूछा जाए कि आवेशन क्या है, तो आवेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, स्थानांतरण होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दे रहा है किसी वस्तु को घर्षण, कह रहा है कि प्रेरण तथा चालन द्वारा आवेशित किया जा सकता है। बिल्कुल आप जान रहे हैं कि आवेशित कैसे किसी वस्तु को किया जा सकता है, तो उसके घर्षण कराया जाता है, समझ रहे ना, या प्रेरण कराया जाता है या चालन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें उत्पन्न कर सकते हैं क्या, आवेश, राइट। कह रहा है कि इन प्रक्रियाओं के द्वारा वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। बिल्कुल, तो आपसे पूछा जाए कि किन प्रक्रिया द्वारा या किन प्रक्रियाओं द्वारा ये आवेश का स्थानांतरण होता है, तो आप क्या बताएंगे, घर्षण, प्रेरण तथा चालन द्वारा, राइट मेरे प्यारे बच्चों। ये भी कंप्लीट हुआ आपका। तो बस आपसे पूछा जाए आवेशन क्या है, तो आप क्या बताएंगे, बताएंगे कि आवेशन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। आवेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। चलिए थोड़ा कलर को हम बदल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रेड बदल ले रहे हैं, राइट। आप जो चाह रहे हैं वही हम कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए हो गया रेड, बिल्कुल हो गया। अब इसको क्रैश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि अगला नंबर आपका जो हेडिंग्स दिया गया है, वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण, यानी आवेश के जो मूलभूत गुण है उसको बताइए, ठीक है। क्या गुण है आवेश के, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आवेश के जो गुण है वो फर्स्ट आपका क्या है, चूंकि थोड़ा ऊपर कर लेते हैं आपको क्लियरली दिख सके, ठीक है। तो आवेश के मूलभूत गुण, ठीक है, आवेश के मूलभूत गुण क्या है, देखिए यहाँ पहला दिया है कि आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, यानी कह रहा है कि संरक्षण के नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आवेश का संरक्षण का मतलब ये क्या होता है, आवेश नियत रहता है। मेरे प्यारे बच्चों कैसा होता है, नियत रहता है, यानी बदलता नहीं है, समझ में आ रहा है। दूसरा नंबर है आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। इसमें कह रहा है कि प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित और न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है जिसे मूल आवेश कहते हैं, राइट। फिर कह रहा है तथा इसे ई यानी स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण आवेश की क्वांटम यानी प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है, राइट। इस तरह से इसको आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, अपने अनुसार याद करेंगे जो कि परीक्षा में काम आ सके, राइट। यहाँ पर दे रहा है कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का परिमाण जो होता है Q = +- होता है। मेरे प्यारे बच्चों इसको देखना, इससे 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि Q = क्या होता है, N होता है। ये सूत्र आपका याद रखना कि Q = क्या होता है, N। अब पूछेंगे Q क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो बताएंगे Q आवेश है, N क्या है तो पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है मेरे प्यारे बच्चों, आवेश है, राइट। इस तरह से इसको तैयार रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा समझाते हैं इसको, और आगे क्या है बस थोड़ा सा देखिए मेरे प्यारे बच्चों। बस अब यहाँ पर दिया जा रहा है, यहाँ पर दिया भी गया है कि जहाँ n आवेशों की संख्या है और इलेक्ट्रॉन आवेश की मात्रा है, समझ में आ रहा है। तो यानी Q = +-1 ही हो सकता है, 2 ही हो सकता है, 3 ही हो सकता है, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम आवेश होता है, समझ में आ रहा है ना। अब कह रहा है कि इसका मान जो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 गुलाम होता है, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, होता है, ठीक है। कह रहा है अल्फा कण पर आवेश 2 ही होता है, ठीक। बस आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, तो 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम होता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि फास्ट रिवीजन है तो इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए मेरे को, आगे बढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला आपका दिया जा रहा है हेडिंग मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा आवेशों की योज्यता। मतलब देखिए आप ध्यान दीजिए, किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कह रहा है यदि कोई निकाय n अवयवी कणों से मिलकर बना है तो निकाय पर कुल आवेश क्या हो जाएगा, तो यानी कहने का मतलब सब जोड़ लेंगे हम, समझ रहे ना। यानी Q1 + Q2 + Q3 सब के सब क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और वो सब योग के बराबर होता है, समझ रहे ना। यानी निकाय में अलग अलग लगे हैं, उनको जोड़ देंगे तो सब के सब योग के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जितना पहले से होंगे उतना ही बाद में भी होंगे, ठीक है। अलग अलग होने से कोई मतलब नहीं है। चलिए ये भी कंप्लीट हुआ आपका। अब चलते हैं हम अगले पेज की तरफ। अगला पेज क्या कह रहा है आपका, तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा समय को देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपका 9 मिनट ही हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला बात है कि यहाँ पर वैद्युत रोधी पदार्थ एवं चालन क्या है। कह रहा है वैद्युत रोधी पदार्थ एवं चालक क्या है, चालक क्या है, तो वे पदार्थ जिसमें वैद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत रोधी अथवा
अचालक कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर अचालक होगा, समझ रहे हैं ना, मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। ठीक है, अचालक कहलाता है, वैद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है, जैसे कांच, लकड़ी, प्लास्टिक आदि। यहाँ पर थोड़ा सा आप मतलब परिवर्तित कर लीजिएगा, यहाँ अचालक होगा, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर क्या होगा, अचालक होगा। ठीक है, चालक नहीं होगा। ठीक है, अब ये बता सकते हैं आप कि वैद्युत रोधी, या आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वैद्युत रोधी या अचालक क्या है, तो आप बताएंगे वे पदार्थ जिसमें वैद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है वैद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है। अब जैसे कांच, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब के सब क्या है, इसमें हम जान रहे हैं कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, या यहाँ पर दे रहा है कि वे पदार्थ कह रहा है कि वे पदार्थ जिससे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वे पदार्थ जिनसे वैद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है उसे चालक कहलाते हैं। समझ में आ रहा है बात? जैसे मान लो जैसे धातुएं हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ये वैद्युत रोधी का मतलब होता है जहाँ पर अचालक, और इसका मतलब होता है चालक। यानी आप देख पा रहे हैं कि ये ऊपर वाला जो आपका डिफिनीशन दिया गया है वो क्या है, चालक है, वो अचालक है, और नीचे वाला जो दिया गया है वो क्या है, चालक है। समझ में आ रहा है? तो कांच, लकड़ी, प्लास्टिक, ये जो होते हैं अचालक होते हैं, और यानी वैद्युत रोधी उसको कहा जाता है, और ये क्या होता है, चालक होता है। ठीक है, जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से पहुंच सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला हेडिंग्स आपका कंप्लीट करते हैं। ये कूलाम के नियम से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों, जो हर साल पूछता है बोर्ड एग्जाम में। जहाँ पर कह रहा है कि कूलाम का नियम बताइए, कह रहा है यहाँ पर दो बिंदु आवेशों के मध्य बल। समझ में आ रहा है? दो बात, यानी कूलाम का नियम पूछ सकता है, या दो बिंदु आवेशों के मध्य बल। तो यहाँ पर बताएंगे निर्वात अथवा हवाई में स्थित दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का क्या निर्धारण कूलाम के नियम द्वारा करते हैं। ठीक है, तो कूलाम के नियम से क्या करते हैं हम, तो निर्वात अथवा हवाई में स्थित दो आवेश के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का निर्धारण कूलाम के नियम द्वारा करते हैं। बस बात समझ में आ गया। अब नियम क्या है, तो कूलाम के नियम के अनुसार बस इतना तैयार करना है। चलिए इसको इरेज करते हैं थोड़ा। बस आपको यहाँ से याद करना है कि कूलाम के नियमानुसार क्या, तो बस देखिए ध्यान से, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल आवेशों Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा मध्य के कह रहा है कि मध्य दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ रहा है ना? तो कह देंगे यहाँ सीधी बात, Q1 गुणे Q2, इसका मतलब हो जाएगा कि Q1, समझ रहे हैं, Q1 गुणे कितना, तो Q2, Q1 गुणे Q2 अपान कितना, r स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है ना? कूलाम के नियम के अनुसार आवेशों को बल F का मान जो होगा वह ये इज प्रोपोर्शनल होगा। समझ रहे हैं? यही हो जाएगा आपका कूलाम का क्या नियम। ठीक, इस तरह से आप बता सकते हैं। चलिए आगे बता रहे हैं, दिया भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। चलिए दिया भी है, देखिए यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल, इसको थोड़ा बड़ा कर दो। हाँ जी, चलिए अब इसको देखिए, ध्यान से देखिए, अर्थात यहाँ पर F इज इक्वल टू दिया गया है ना, कि F इज इक्वल टू कर दिया गया है। इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर K कांस्टेंट आ जाता है, यानी F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर। राइट, यहाँ पर देख रहे हैं कि दो बिंदु आवेश है, यहाँ पर एक और एक यहाँ पर Q1 Q2, अब बीच की दूरी क्या है, R है। तो इसी आधार पर आप बता देंगे कि आवेश के नियम बताइए। तो यहाँ पर क्या बताएंगे कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इस स्थिति में क्या बताएंगे हम, कह देंगे Q1 Q2 के गुणनफल तथा R स्क्वायर यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ जहाँ K क्या है तो 1/4 पाई इसका मान होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान जो होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये क्या है, तो अनुक्रमानुपाती नियतांक है। राइट मेरे प्यारे बच्चों, इतना कंप्लीट हुआ आपका। अब अगले नंबर जहाँ पर पढ़ते हैं कि एप्सिलॉन 0 क्या है, तो वायु में निर्वात की वैद्युतता या वैद्युतशीलता है, जिसका मान कितना होता है, तो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, तो M, देखिए ध्यान से, M-1 L-3 और T4 और A2 होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा देखिए समय की अभाव है और आपको बड़ा जल्दी प्रयास करेंगे कि आप कंप्लीटली इसको फाइनल कर लें। यहाँ पर दिया गया है कि यदि कह रहा है कि आवेशों के मध्य वायु अथवा निर्वात के अतिरिक्त अन्य कोई माध्यम स्थिर हो तो कूलाम का बल क्या हो जाएगा, कूलाम का बल का मान क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 × Q2 अपन R स्क्वायर ही होगा। राइट, जहाँ ऑप्शनल क्या है, तो माध्यम की परावैद्युतांक है। राइट, कह रहा है कि यदि दो स्थिर बिंदु पदार्थ का वैद्युतांक K है तो ऑप्शनल यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, तो ऑप्शनल 0 × K हो जाएगा। राइट मेरे प्यारे बच्चों, अर्थात इसलिए इसका F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई ऑप्शनल 0 K यानी Q1/Q2 अपन R स्क्वायर। राइट, इस तरह से बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सभी पर यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा इसको बड़ा करते हैं ताकि आपको दिखाई दे सके क्लियर। ठीक है, ठीक, हाँ जी। चलिए इसका मतलब यहाँ पर कह रहा है सभी परावैद्युतों के लिए K का मान जो होता है 1 से अधिक होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और K का जो मान अनंत होता है। ठीक है, अब आपको देख रहे हैं यहाँ पर कि सदिश रूप में इसको F कैपिटल लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2 अपन R स्क्वायर इंटू
यहाँ पर आर कैप हो जाएगा, राइट। इस तरह से आप बता सकते हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न आपके मतलब हेडिंग्स को रुक करते हैं। जहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, बस थोड़े ही देर में बस क्लियर हो जाए। कह रहा है कि बहुल आवेशों के मध्य बल, बहुल आवेशों के मध्य बल अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। तो इसको देखिए हेडिंग्स आप लोग पढ़े भी होंगे, बस इसको एक बार देख करके फास्ट रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये कंप्लीटली आपको ऐसा महसूस हो कि हाँ आ रहा है कुछ, ठीक। इस सिद्धांत के अनुसार कह रहा है कि बहु आवेशों के मध्य बल या अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस बिंदु आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F2 यानी सब कुछ जोड़ देंगे आप, बस ऐसे आपका बता सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह से आप बता सकते हैं। अब चलिए अब आपसे सबसे इंपॉर्टेंट वैद्युत बल रेखाएं क्या है। तो वैद्युत बल क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए फैराडे ने विद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया। किसने दिया था वैद्युत बल रेखाओं का सुझाव? तो आप सीधा बताएंगे किसने दिया था? फैराडे ने दिया था मेरे प्यारे बच्चों। किसने दिया था? फैराडे ने दिया था, ठीक। अब कह रहा है कि मतलब उनके अनुसार वैद्युत बल रेखा क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखा है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश कहलाता है चलता है, ठीक है। किसी भी वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। बिल्कुल आप बता सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, तो काल्पनिक होती है, बस, ठीक है। और वक्राकार रूप में वो क्या करती हैं? चलती हैं, बस दिमाग में इतना रहे। अब आगे बढ़ते हैं अगले हेडिंग्स की तरफ। अगला हेडिंग से आपका वैद्युत क्षेत्र क्या है? वाह, बिल्कुल आसान है कि यानी प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यानी स्थिर वैद्युत बल का अनुभव कराता है, तो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको? क्लियर, इस तरह से आप बता सकते हैं। अगले हेडिंग्स की ओर चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये तो सिंपली आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तो आप देखिए वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश को यानी बल F कह रहा है कि परीक्षण आवेश Q0 की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है। इसके ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आप बिल्कुल इससे याद रखिएगा, परीक्षा में कभी नहीं भूलेंगे। भाषाओं से तो दुनिया भर के भुला जाएंगे, बस आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F/Q0 होगा, राइट। बस अब कहेंगे कि F क्या है? तो F जो है वो क्या है? बल है, ठीक है। तो लगने वाला बल है, यानी यहाँ पर लिखेंगे बल तथा आवेश, बल तथा आवेश यानी परीक्षण आवेश, बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, बस इतना बस। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, हर साल पूछता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। इसका मात्रक याद रखिएगा, न्यूटन प्रति कूलम होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि F बल है ना, तो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा, तो न्यूटन प्रति कूलम। बिल्कुल समझ में आ रहा है? अब देखिए, अथवा इसको दूसरा भी बता सकते हैं, अथवा इसका वोल्ट प्रति मीटर होता है, अथवा ई का बीमीय सूत्र जो होता है MLT-3/2 यानी A-1 होता है या इनवर्स होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हेडिंग की ओर बढ़ते हैं हम और समझाने का आपको प्रयास करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। जहाँ पर जो दिया गया है हेडिंग आपका वो देख रहे हैं हम। कह रहा है किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल जो होता है F इक्वल टू QE होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब होगा, ठीक, ये सूत्र के माध्यम से उसको पक्षांतर करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर ऋण आवेश पर बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत तथा धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, राइट। इस तरह से आप बता सकते हैं। आगे जो है आपका दिया गया है कि किसी बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E इक्वल टू कितना होती है? तो E इक्वल टू 1/4π∈Q/R² होता है मेरे प्यारे बच्चों। बस Q दिया, R दिया जाए, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाए तो आप बताएंगे E इक्वल टू 1/4π∈Q Q/R² होता है, राइट मेरे प्यारे बच्चों। एक Q दिया हो तब, ठीक। दो के लिए Q1/Q1 इंटू Q2/R² होता है, ठीक। अब यहाँ पर सदिश रूप में इसको U इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? तो 1/4π∈0 जहाँ Q/R² इंटू यहाँ पर R जो दिया गया है ये AR कैप हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला जो आपका सूत्र होगा जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रखने वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। एक समान रूप से यहाँ पर कर एक समान रूप से आवेशित बल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। E इक्वल टू क्या होता है? तो यह भी वही होता है 1/4π∈0 QX/A² प्लस X² का यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, राइट। इस तरह से आप बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा ये है। आगे अगर दे रहा है कि जबकि X वलय के केंद्र से उस बिंदु की दूरी है तथा यह कह रहा है कि तीव्रता ज्ञात करनी होती है, और ये क्या होता है? वलय की त्रिज्या है, बिल्कुल। अब देखिए यदि वैद्युत क्षेत्र में दो या दो से अधिक आवेश स्थिर हैं तो आवेश के कारण
परिणामी तीव्रता पृथक पृथक आवेशों के कारण तीव्रताओं का सदिश योग होती है। ठीक है, जहाँ पर क्या बताएंगे आप, तो E इक्वल टू E1 U2, ये सबको क्या करेंगे, सम कर देंगे, योग कर देंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका जो फर्स्ट डिवीजन का हेडिंग दे रहा है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इसको आप कैसे बताएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आवश्यक है। ये कह रहा है यदि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो, कहाँ पर हो, तो यानी यदि समान परिमाण हो, परिमाण में समान हो यानी विपरीत प्रकृति के हो, और अल्प मतलब बहुत ही कम दूरी पर वो स्थित हो, तो इस प्रकार बना निकाय जो होगा आपका वो क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। बिल्कुल, यानी देख रहे हैं, इसका उदाहरण भी दे सकते हैं आप लोग कि HCl H2O फिर Br या HBr फिर NH3CH4 आदि, राइट, इस तरह से आप बता सकते हैं। अगला जो आपका है मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो आप पूछेंगे कि P इक्वल टू Q इंटू D होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप क्या बता सकते हैं, तो यहाँ पर सीधा बता सकते हैं कि Q इंटू D। ठीक, Q क्या है, आवेश है, और D क्या है, तो उसके मध्य की दूरी है। तो आपसे पूछेंगे कि आवेश और उसके मध्य की बीच की दूरी, ठीक है, के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। बस सूत्र के आधार पर आप बता सकते हैं, या इतना अगर करेंगे तो लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव किसी, सिंपली बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव किसी कह रहे हैं आवेश के मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल के वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। बस यही तो बात है, बिल्कुल सही। अब अगला नेक्स्ट आपका क्या है, वैद्युत जो ये द्विध्रुव है वो कैसी राशि है, तो सदिश है, और इसको देख रहे हैं यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं, इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, LTA होता है मेरे प्यारे बच्चों। बस अब यहाँ पर देखते हैं अगला हेडिंग, अगला क्या है, वैद्युत द्विध्रुव को E तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र की दिशा थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य W इक्वल टू क्या होता है, PE कोष्टक में क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा होता है, राइट, क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं और अगला समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। समय को भी देखते हैं, समय को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल 21। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर दे रहा है कि देख ले पहले कितना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये जो भी कुछ बच रहा है आपका, अगला नहीं बच रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए ये कंप्लीट करा ही देते हैं आपका, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना रह सके। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि मेन हेडिंग्स कुछ दिया गया है, ठीक है, जो कंप्लीट हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि 20 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, अब शेष आगे बढ़ाएंगे आप लोगों को, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो सके मेरे प्यारे बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मेरे को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड क्या